हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम साइटोलॉजी का रिवीजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट यही होता है दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। And since viruses are smaller than bacteria and can pass through the bacteria proof filter, they are not considered living. Viruses को हम connecting link between living and non-living भी कहते हैं. So, who discovered cell? It was Robert Hooke in 1665. He discovered it in a cork cell which was a dead cell and described it as a honeycomb-like structure. हमें रॉबर्ट हुक की बुक का नाम भी पता होना चाहिए, which was Micrographia. Robert Hooke was also considered the father of cytology. He coined the term cell, and most importantly, he discovered cell wall in this structure. He discovered cell wall. ये important point है जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं. So first living cell किसने discover किया? It was Antony von Leeuwenhoek. He discovered the first living cell. उसने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करी थी जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ, एंड उसने अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ नेचर में इसको नाम दिया था वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। आई रिपीट, वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। ये एक शॉर्ट रिवीजन लेक्चर होगा तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट अप करूँगा अपनी पेस को। सो ल्यूवेनहॉक वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बिकॉज उसने इन सारी लिविंग सेल्स का डिस्कवरी इसलिए किया क्योंकि उसके पास उस टाइम के अकॉर्डिंग एक अच्छा माइक्रोस्कोप था। सो एज वी ऑल नो, विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो कि बहुत छोटे साइज के थे उनकी भी डिस्कवरी होने लग गई, जिसको हम एट्रीब्यूट करते हैं विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब एनसीईआरटी में ये दिया तो नहीं हुआ है बट वी शुड नो दैट नॉल एंड रस्का डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड आगे जाके हम पढ़ेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831. So let's look at the cell theory and modification. Cell theory was given in 1838-39 by Schleiden and Schwann. सबसे important question यही है that it was given by Schleiden and Schwann in 1838 and 39. आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों कहाँ के थे and क्या थे. That is, Schleiden एक जर्मन botanist था और Schwann एक ब्रिटिश zoologist था. तो सेल थ्योरी के दो पॉइंट्स उन्होंने तब क्या दिए थे? All living organisms are composed of cell and its products. Cell and its products. And cell is the structural and functional unit of life. ये हमने पहले डिस्कस किया था. अब 1855 में रोडोल्फ वर्को नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सटेंड किया था. तो हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी और द सेल लीनिएज थ्योरी was given by वर्काउ in 1855. This is an important point. अब उसने क्या स्टेटमेंट ऐड करी थी सेल थ्योरी में? He said that all cells come from pre-existing cells. All cells come from pre-existing cells, जिसको उसने omnis cellula e celluli बोला था. अब इससे मिलता जुलता एक और स्टेटमेंट जो कि आप एवोल्यूशन में पढ़ोगे उसको मैं यहीं पर ही डाल दिया हूँ. दैट इज omni vivum ex vivo. दैट मीन्स ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ. और ये स्टेटमेंट लुइस पास्चर ने दिया था. अब हमें श्लीडन और श्वान ने क्या क्या किया था ये भी पता होना चाहिए. इसमें बेसिकली श्वान के बारे में एनसीईआरटी में बहुत हिडन चीज़ दी हुई है जो हम जनरली इग्नोर कर जाते हैं. दैट इज ही डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड अगर ये स्टेटमेंट आया दैट हु रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर इन ऑल प्लांट सेल्स, इट वाज आल्सो श्वान. इसमें ये मत कंफ्यूज हो जाना कि श्लीडन तो बॉटनिस्ट था इसलिए प्लांट सेल में सेल वॉल की डिस्कवरी उसको रिपोर्ट करनी चाहिए था. ऐसा नहीं था, श्वान ने किया था ये. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट. अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो साइज ऑफ सेल्स के ऊपर है. तो उसमें फिगर 8.2 बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स ये सारे साइजेस आपको याद होने चाहिए. यूकैरियोटिक सेल, वायरसेस, पीपीएलओ दैट इज माइकोप्लाज्मा और टिपिकल बैक्टीरिया. इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं. अब इसके साथ एसोसिएटेड फैक्ट्स जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है वो भी हमें पता होना चाहिए. दैट इज द लार्जेस्ट सेल और द लार्जेस्ट एनिमल सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. Largest plant cell is a unicellular green alga, Acetabularia. अब Acetabularia is important because Hammerling नाम के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड उसने कंक्लूड किया था दैट न्यूक्लियस कंट्रोल्स मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहा है. नाउ ह्यूमन सेल्स की बात करें तो उसमें से लार्जेस्ट है oocyte
और लॉन्गेस्ट है अपना नर्व सेल। अडल्ट मेमेलियन आरबीसी, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर, इट इज़ राउंड एंड बाइकॉनकेव, जैसे कैरम बोर्ड की गोटी होती है वैसी होती है। एंड इसका डायमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। एंड इसका बाइकॉनकेव शेप का रीज़न क्या होता है, इट इज़ टू अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये बाइकॉनकेव शेप हमने बोला अडल्ट मेम्ब्रेन आरबीसी में होता है, बट एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, ये भी याद रखना है। अब डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज़ अमीबॉइड शेप, दैट इज इट इज़ इरेगुलर। इरेगुलर क्यों होता है, ताकि ये सूडोपोडिया को बना सके एंड हेंस फेगोसाइटोस कर सके किसी भी फॉरेन मटेरियल को बॉडी में। एंड एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दैट शेप ऑफ अ सेल करिस्पॉन्ड्स टू द फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। देन अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहते हैं क्यों है। प्रो माने प्रिमिटिव, यू माने ट्रू और कैरियन माने न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक माने नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हेंस नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए माने डीएनए पड़ा होगा नेकेड इन साइटोप्लाज्म, और इसी डीएनए को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, प्रोक्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया को हम किस में इंक्लूड करते हैं, मोनेरा किंगडम में। ये सारी एक ही स्ट्रक्चर के नाम है, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और प्रोक्रोमोसोम्स, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में हम ये भी देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स की प्रेजेंस नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, लेकिन इसमें हिस्टोन्स नहीं होते। और साथ ही साथ नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ऑर्गेनल हमें इसमें देखने को मिलेगा जो कि है राइबोसोम, ठीक है। हम आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे। सो नाउ यूकैरियोटिक में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उधर एब्सेंट है यहाँ पे प्रेजेंट है, हेंस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पे पाए जाएंगे जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। अब सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, दैट इज साइटोप्लाज्म रेगुलरली स्ट्रीम करता रहता है, ठीक है। इसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे ये क्यों होता है, लेकिन साइक्लोसिस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस इन फ्लैजेलर स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, इसमें भी डिफरेंस होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। एंड एमाइटोसिस, एमाइटोसिस होता है नो स्पिंडल फॉर्मेशन, एंड ये किस में देखने को मिलता है हमें, प्रोकैरियोट्स में। ये क्यों होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं है, जिसके हम आगे बात करेंगे। तो नो स्पिंडल फॉर्मेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट भी मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ ताकि आपका इंटरलिंकिंग हो सके चैप्टर्स का, एंड आपको एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने को मिले, क्योंकि ऐसे टाइम पर हमें इंटरलिंक करके अपने कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करना होता है। सो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं एक और फिगर लेकर आता हूँ। नाउ लेट्स लुक एट दिस। So this is the structure of a typical bacterial cell. The outermost covering of a typical bacterial cell is the glycocalyx. As you can see, it is the glycocalyx. ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप्स का हो सकता है, या तो अगर ये टफ हो तो हम इसे कैप्सूल कहेंगे, अगर ये स्मूथ और स्लाइमी हो तो इसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कैप्सूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंटीजेनिसिटी। अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्वेट कर जाए जो कि कैप्सुलेटेड हो तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाएगी। एंड देन देर इज स्लाइम लेयर विच हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन, ठीक है। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ का बना होगा, ठीक है। बैक्टीरिया में किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं और म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है नैग एंड नैम, ठीक है। सो बाहर से अंदर आए, हमने क्या बोला, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स एंड उसके बाद सेल वॉल। तीसरी चीज़ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है। इसमें एक डिफरेंस फिर भी होता है जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें कोलेस्ट्रॉल दिखता है। कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
लेकिन प्रोकैरियोट्स में होपोनॉइड्स पाए जाते हैं, होपोनॉइड्स, ठीक है। इसका भी एक एक्सेप्शन हम नीचे देखेंगे, दैट माइकोप्लाज्मा में स्टेरॉल्स फिर भी पाए जाते हैं, इसमें होपोनॉइड्स नहीं होते। फिर नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर नोन एज मीजोजोम्स, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इट कैन बी सेंट्रल और इट कैन बी पेरिफेरल, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये मीजोजोम्स है। पेरिफेरल वालों पर क्या होगा, पेरिफेरल वाले सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करेंगे एंड उसके ऊपर एंजाइमेटिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोकैरियोट्स में इन मीजोजोम्स के ऊपर ही होती है, दैट इज पेरिफेरल मीजोजोम्स। हमारे में किसके अंदर होती है, इट इज़ ऑन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। सो हेंस वी कैन से दैट मीजोजोम्स आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड सेंट्रल मीजोजोम्स क्या काम करते हैं, इट हेल्प्स इन सेल डिविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल्स। तो आपकी एनसीईआरटी की लाइन कहती है दैट मीजोजोम के क्या क्या फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है, सेल डिविजन, सिक्रीटरी कंटेंट एंड इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ये सारे पॉइंट्स। अब प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स हमें कौन से देखने को मिलते हैं, 70s राइबोसोम्स, इसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। अब द मेन जेनेटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया इज अ सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आई रिपीट, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हम देख चुके हैं ये नेकेड होता है, इसमें हिस्टोन नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, एंड सिंस इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता है तो इसे हम ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं पूछते हैं, ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर हद से हद करके कोई पूछ भी दे कि बैक्टीरियल सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप 1 आंसर लगाना, ठीक है। एक्चुअली तो ये ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन फिर भी आप 1 बोल सकते हो, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, एंड इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर का प्रेजेंस बैक्टीरियल सेल में होना ही होना चाहिए। देन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए भी हमें कुछ बैक्टीरियल सेल्स में देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नोन एज प्लाज्मिड, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। रेप्लिकेशन के लिए मेन न्यूक्लियर कॉम्पोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये, एंड इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि ये बैक्टीरिया को कन्फर करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दैट इट इज़ यूज एज अ वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट इज़ यूज एज अ वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा मेन डीएनए कंपोनेंट होता है, स्मॉल, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब मैंने बोला था इट कन्फर्स यूनिक प्रॉपर्टीज़, जो हो सकती है निफ जीन, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा तो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर इसके ऊपर एफ फैक्टर होगा तो फर्टिलिटी प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को, ठीक है। ऐसी कई यूनिक प्रॉपर्टीज़ कन्फर करता है बैक्टीरिया को। अच्छा, हमने सबसे पहले बात करी थी ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स हम में भी होती है, लेकिन वो ओलिगोसैकेराइड्स की बनी होती है, दैट इज इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 to 9 शुगर्स। लेकिन बैक्टीरिया में इट इज़ कम्पोज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स का एक कॉमन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। आई नो इन तीनों के डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन मेन फंक्शन इनका प्रोटेक्शन ही होता है। सो इसलिए हम टुगेदर इनको सेल एनवेलप बोलते हैं। देन सेल वॉल हमने बोला था प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन इट इज़ एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा में मैंने आपको बोला था स्टेरॉल्स या कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब इधर ही हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक थोड़ा सा पार्ट कवर करते हैं कि इसकी कॉलोनी फ्राइड एग कॉलोनी कहते हैं इसको, क्योंकि उसका अपीयरेंस फ्राइड एग जैसा होता है। सिंस इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है तो ये अपना स्ट्रक्चर इजीली चेंज कर सकता है, इसलिए हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, पीपीएलओ और मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, पीपीएलओ और मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हमने बोला था प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम देखने को मिलता है, तो यूकैरियोट्स में नहीं होता। जी हाँ, होता है, लेकिन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। अब हमने मीजोसोम की भी बात करी थी, इट इज़ द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अब सेल अपेंडेजेस की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। दीज आर पिली एंड फिमरी, बोथ आर कंपोज ऑफ पिलिन प्रोटीन, ठीक है। पिली और फिमरी दोनों पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, एंड ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स नहीं है, इसलिए मूवमेंट में हेल्प नहीं करेंगे।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, ये सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है मोस्टली, तो पिल्ली क्या होता है, मोटा, लंबा और कम इन नंबर है। तो अगर कोई चीज़ मोटी होगी, लंबी होगी तो कम अकोमोडेट हो पाएगी सेल सर्फेस पर, ठीक है। और फिम्बरी क्या होते हैं, छोटे ब्रिसल लाइक होते हैं, छोटे होते हैं, ज़्यादा होते हैं और पतले होते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन अगर ये नहीं करवा रहा तो कौन करवा रहा है बैक्टीरियल सेल में, तो लोकोमोशन करवा रहा है फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कम्पोज ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, और ये 360 डिग्री घूमता है, जैसे हेलीकॉप्टर का रोटेटर घूमता है वैसे ही 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में किसका बना होता है फ्लैजेला, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और यूकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैप लाइक मूवमेंट करता है, बस 180 डिग्री मूवमेंट करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ फिर उसी तरफ, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आगे एनसीईआरटी में भी देखेंगे कि 70s राइबोसोम्स का डायमेंशन क्या है, 15 टू 20 नैनोमीटर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अब क्या करें, नीट में ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स भी पूछी जाती है, सो वी हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलीजोम्स। पॉलीजोम्स पॉलीजोम्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर जब भी ट्रांसलेशन होता है तो एमआरएनए, सिंगल एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स एसोसिएट हो जाते हैं, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम पॉलीजोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजेला जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, इट इज़ कम्पोज ऑफ अ सिंगल प्रोटीन। यूकैरियोट में बहुत सारे प्रोटीन्स का बना होता है, एंड वहाँ पे हम देखेंगे 9+2 अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे हम कैसा अरेंजमेंट कहते हैं, 1+0 अरेंजमेंट कहते हैं हम इसे, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लैजेला के, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। डोंट वरी, फ्लैजेला की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब 2 से 3 लेक्चर में आपका ये साइटोलॉजी का रिवीजन करवाऊँ, ताकि आपके मतलब मेजर पोर्शन नीट का कवर हो जाए, क्योंकि साइटोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। सो ऐसे ही मैं ट्राई करूँगा और भी लेक्चर्स अपलोड करूँ। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछेंगे इसके ऊपर। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं, दीज आर स्टोरेज बॉडीज ऑफ रिजर्व मटेरियल्स, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, याद रखना, दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, बस साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं ऐसे ही। तो हम किस किस को स्टोर कर सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, पीएचबी, वॉलेटिन बॉडीज और साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स। इनका नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन इनका फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर याद कर लेते हैं। पीएचबी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये फैट को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन, नाम से पता चल रहा है, ये स्टार्च को स्टोर करेगा। वॉलेटिन बॉडीज फॉस्फेट के लिए, और साइनोफाइसियन प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बैक्टीरियल सेल में एमाइटोसिस होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड बैक्टीरियल सेल किससे डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन से, ये याद रखना, बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन। अब अपने लेक्चर की तरफ वापस लौटते हैं। तो ये मैंने दोनों स्लाइड्स डिस्कस कर लिया आपके साथ, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहाँ पर ही कवर कर लिया, ठीक है। तो आपके इंटरलिंकिंग भी चैप्टर्स की हो गई। इस लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सटेंशंस जैसे आप देख रहे हो, एनसीईआरटी को एक्सटेंड करके भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका ओवरऑल हेल्प हो जाएगा इससे, ठीक है। अब इससे पहला वाला आर्टिकल क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लांट और एनिमल सेल की डिफरेंसेस, ठीक है। तो मैंने इधर इसको ऐसी करके दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको एक टैबुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम मेन डिफरेंसेस देखते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लांट सेल में सैप वैक्यूल होता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, और ये सैप वैक्यूल प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। मैं आपकी सारी एनसीईआरटी की लाइंस भी कवर करवा रहा हूँ यहाँ पर, सो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड सिंस 90% वॉल्यूम प्लांट सेल का यही ऑक्यूपाई कर लेता है, तो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफ्री पे चला जाता है, तो जो टुवर्ड्स द पेरिफ्री होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, उसे हम इसेंट्रिक कहेंगे, ठीक है। एंड एनिमल सेल में यही न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में होगा, तो इसे हम सेंट्रल न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, ठीक है, इसलिए एनिमल सेल में जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो सेंट्रियोल बनाते हैं, एंड सिंस प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है तो वो स्पिंडल फाइबर नहीं बनाते हैं, रॉन्ग, वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं लेकिन कोई अलग चीज़ उसको बनाती है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्पिंडल फाइबर्स दोनों में बनते हैं। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं हुआ तो क्या है, MTG नाम का एक इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर सेंटर,
जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको बनाता है, ठीक है। अब प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स का मेन काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा तो आइडिया इन चीज़ों का होगा सेल ऑर्गेनेल्स का। तो प्लांट सेल में क्या होता है, न्यूमरस स्मॉल गोल्जी होते हैं। न्यूक्लियस के पास न्यूमरस और बहुत ज़्यादा न्यूमरस और बहुत छोटे छोटे गोल्जी होते हैं, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिक्टियोसोम, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में यही बहुत कम होते हैं, फ्यू गोल्जी बॉडीज होते हैं एनिमल सेल में, जिसे हम गोल्जियोसोम कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में बहुत रेयर होते हैं और इसे हम स्फीरोजोम कहते हैं, स्फीरोजोम। इसकी बात हम आगे भी करेंगे, डोंट वरी। एंड देन पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम दोनों में प्रेजेंट होता है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। यूरेट मेटाबॉलिज्म करता है किसमें, एनिमल सेल में। एंड प्लांट सेल में क्या करता है, C2 साइकिल, ये आपका फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। C2 साइकिल या तो फोटो रेस्पिरेशन, जो कि C3 प्लांट्स में होता है, किसकी वजह से कर पाता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज होता है, ठीक है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेरोक्सीजोम के दो मार्कर एंजाइम्स क्या है, मार्कर एंजाइम जो सिर्फ उसी सेल ऑर्गेनेल में पाए जाएंगे, वो है कैटलेज और ऑक्सीडेज, और इनकी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी मेटाबॉलिज्म कर पाता है। आई नो मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन रिविजन ऐसी ही करनी पड़ेगी ताकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर पाऊँ, ठीक है। ग्लाइऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो किसी प्लांट सेल में देखने को मिलता है, ओनली प्लांट सेल्स। एंड प्लांट सेल्स में भी कहाँ पर, ऑयली सीड्स में। इसकी बात हम आगे भी करेंगे, ठीक है। इस स्लाइड में मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन एक बार पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आपको एकदम क्लियर पिक्चर बन जाएगी इसकी, ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस का भी एक पॉइंट आता है। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड की वजह से होता है, सेल प्लेट, जिसमें फ्रैग्मोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर हेल्प करता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी, ठीक है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसी होती है, सेल फरो मेथड की, मतलब सेल प्लेट मेथड, मतलब बीच में एक सेल प्लेट बन गई एंड वो बाहर की तरफ एक्सटेंड करवाएगी, जो सेल प्लेट है वो एक्सटेंड करेगी दोनों तरफ, एंड वो डॉटर सेल, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी जो पेरेंट सेल है, ठीक है। सेल फरो मेथड एनिमल सेल में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ एक फरो आएगा जो कि मिडल में जाके मीट कर जाएगा, इवेंचुअली डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये बाहर से अंदर आ रहा है तो इसे हम सेंट्रीपीटल कहेंगे, सेल प्लेट अंदर से बाहर जाता है तो इसे हम सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे, ठीक है। अब प्लांट सेल में ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, कि प्लांट सेल स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, वेयर एज एनिमल सेल क्या स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन को। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर करते हैं, लिवर और स्केलेटल मसल में हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया हम क्या बचपन से क्या पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब एटीपी सिंथेसिस करवाता है, और एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी किस में चाहिए ज़्यादा, एनिमल सेल या प्लांट सेल, ऑब्वियसली एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं, एक से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो लोकोमोशन के लिए उन्हें मस्कुलर मूवमेंट चाहिए, एंड मस्कुलर मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से। एटीपी कहाँ से आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। सो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एनिमल सेल्स में थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये पार्ट, प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस अगर आप क्वेश्चंस देखोगे कर्नाटका पीएमटी वगैरह के, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप अपने हाई यील्ड एमसीक्यूज को कवर कर सको। तो उन सारे एग्जाम में प्रोटोप्लाज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। आई नो कि अभी वाले स्ट्रक्चर में ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, लेकिन हम पढ़ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक मिनट में पानी पी रहा हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। अब प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ द ट्रूली एक्टिव पार्ट ऑफ अ सेल, इट इज़ द ट्रूली एक्टिव पार्ट ऑफ अ सेल, ठीक है। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक सेल की प्रोटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, इट वाज पुरकिंजे, ठीक है, इट वाज पुरकिंजे। एक यहाँ पर एक और वर्ड आता है प्रोटोप्लास्ट,
प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल माइनस सेल वॉल, ठीक है, सेल माइनस सेल वॉल को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। एंड ये किसने टर्म कॉइन किया था? हैंस्टीन ने। आई नो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बिलीव मी ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसमें से एक भी चीज़ है विदाउट एनी रिसर्च आपको नहीं प्रेजेंट करी जा रही है। हर एक चीज़ पर, आई रिपीट, हर एक चीज़ पर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कंडेंस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रोटोप्लाज्म के बारे में अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट शायद ना भी पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जूलियस अक्सली ने एक स्टेटमेंट दी थी दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में और पॉइंट्स देखते हैं। इट इज़ पॉलीफेजिक। पॉलीफेजिक माने एक से ज़्यादा कंपोनेंट होगा उसके ऊपर, उसके अंदर। वो क्या कंपोनेंट्स है? मोस्टली वाटर एंड थोड़ा सा प्रोटीन, एंड इन्हीं के दोनों के सोल्यूशन को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एंड सिंस वाटर और प्रोटीन दोनों मिलाए हुए हैं, इसलिए हम इसको एक कोलॉइडल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पॉलीफेजिक कोलॉइडल सिस्टम। प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी किसने दी थी? मैक्स शुल्ज ने दी थी, मैक्स शुल्ज। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसके बाद क्या कवर करेंगे? सेल वॉल को कवर करेंगे और सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कवर करेंगे अलॉन्ग विद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उससे पहले हमें सेल कैसा दिखता है उसका एक जनरल आउटफ्लो, एक जनरल फ्लो चार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, मैंने ये तो बोल दिया कि वो अरीना है जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया हुआ है, आई होप आपके मन में बैठ गई होगी बात, ठीक है। और साइटोप्लाज्म को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू अ पेरिफेरल सेमी सॉलिड पार्ट एंड अ सेंट्रल लिक्विड पार्ट। पेरिफेरल सेमी सॉलिड पार्ट को हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म या साइटोजेल, ठीक है। और सेंट्रल लिक्विड पार्ट को हम कहेंगे एंडोप्लाज्म या साइटोसॉल। आपने देखा होगा स्मॉलर क्लासेस में हम साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म को इंटरचेंज करके ऐसे यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, विद आर कन्वीनियंस। लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। साइटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेरिफेरल सेमी सॉलिड पार्ट और सेंट्रल लिक्विड पार्ट, ठीक है। साइटोप्लाज्म टर्म को किसने कॉइन किया था? सीटीडी माने कॉइन द टर्म। हु कॉइन द टर्म साइटोप्लाज्म? स्ट्रासबर्गर, ठीक है। एंड ये मेन पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज़ द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या है एक्चुअली? साइटोप्लाज्म इज सेल मेम्ब्रेन प्लस मीजोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? लिविंग स्ट्रक्चर है और सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी करेंगे कि सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर डिफरेंशियली परमिएबल, सेम चीज़ होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल, कम्प्लीटली परमिएबल, ये सारी टर्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखो कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्लस मीजोप्लाज्म। मीजोप्लाज्म क्या है? इट इज़ हाइलोप्लाज्म प्लस ड्यूटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ड्यूटोप्लाज्म की बात अभी नहीं करते, तो मीजोप्लाज्म बेसिकली हाइलोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे हाइलोप्लाज्म क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप इसको इक्वेशन की तरफ मानोगे तो आप बोलोगे मीजोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल्स। लेकिन जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू था उसमें ऐसे ही पूछा गया था दैट इट इज़ साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। अब मैंने बोला था डिटोप्लाज्म। डिटोप्लाज्म को इग्नोर करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि इट इज़ द नॉन लिविंग पार्ट। ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म लाइक रिजर्व फूड, एल्कलॉइड्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज़ की बात हमने पहले भी की थी अगर आपको याद हो। सो ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट कवर हुआ। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। इसके बाद इसके बाद वैक्यूलर, उसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो सेल वॉल के ऊपर आते हैं। सेल वॉल मैंने बोला था प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा। प्रोकैरियोट्स में किसका मैंने बोला था? पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। मैं ऐसे याद रखता था नैग और नैम, ठीक है। यूकैरियोट्स यानी कि फंजाई और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होगी सेल वॉल, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होगी। फंजाई में किसकी बनी होगी? काइटिन की। प्लांट्स में किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। काइटिन किसका पॉलीमर है?
एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का भी कॉम्पोनेंट था। और प्लांट्स में किसका पॉलीमर है, सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। आप इसको बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ोगे तो उसका पार्ट भी मैं कवर करवा रहा हूँ कि सेल्यूलोज इज एन अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। सेल वॉल एक रिजिड नॉन लिविंग कंप्लीटली परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर होगा तो अपने सेल को इतना एक्सपैंड नहीं करने देगा, ठीक है, तो इसलिए वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में और यंग एमीट्स में, जिनको ग्रो करना होता है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। इसलिए यंग चीज़ों में वो एब्सेंट होता है क्योंकि यंग चीज़ों को ग्रो करना होता है, ठीक है। तो मैंने बोला इट इज़ अ नॉन लिविंग नॉन ऑस्मोटिक बैरियर, दैट इज इट इज़ कम्प्लीटली परमिएबल, ठीक है। किसी भी सॉलिड की एंट्री को ये रोकेगा नहीं। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल होगा तो उसकी एंट्री को तो रोकेगा ही, लेकिन इन जनरल इट इज़ अ नॉन ऑस्मोटिक बैरियर, ठीक है। रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और शेप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स याद रहने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। अब एनसीईआरटी में मैक्रोफिब्रिल्स भी मेंशन किए हुए हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है मैक्रोफिब्रिल्स क्या है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सेल वॉल इज नथिंग बट इट इज़ अ हाउस, ठीक है, इट इज़ द हाउस आउटर कवरिंग ऑफ अ हाउस। तो हाउस के आउटर कवरिंग में क्या होगा, ब्रिक्स होंगी और बीच में सीमेंट होगा। तो ये ब्रिक्स किसके बने, मैक्रोफिब्रिल्स के बनेंगे, ठीक है, मैक्रोफिब्रिल्स के ब्रिक्स बने होंगे। एंड बीच में जो सीमेंट होगी इन दोनों को चिपकाने के लिए, दैट इज द मैट्रिक्स। तो सेल वॉल इज नथिंग बट मैक्रोफिब्रिल्स के ब्रिक्स और मैट्रिक्स का सीमेंट, इन दोनों को चिपका के रखा हुआ है। तो ये आउटर कवरिंग बना रहे हैं अपने सेल की, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मैक्रोफिब्रिल्स और मैट्रिक्स का जो कॉम्पोजिशन है वो प्लांट में, फंजाई में, प्रोकैरियोट में, हर चीज़ में डिफर करता है, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है, ये सेल्यूलोजिक होते हैं माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है, इसको मैंने एमएफ बोला है, सेल्यूलोजिक मैक्रोफिब्रिल्स, ठीक है। और ये मैट्रिक्स किसका बना होता है, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन एंड प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटीन्स वाला पार्ट हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आता है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है प्लांट सेल वॉल में, आप उसको इग्नोर करके आ जाओगे, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड एक प्रोटीन का नाम है एक्सपेंसिन, इसका हम आगे भी रोल देखेंगे सेल वॉल की ग्रोथ में, ठीक है। प्लांट की बात होगी, एल्गी भी एक प्लांट ही होता है, लोअर प्लांट होते हैं। तो एल्गी में, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, उल्टा लिख दिया हुआ है मैंने। तो एल्गी में क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी मैक्रोफिब्रिल सेल्यूलोजिक होती है, लेकिन मैट्रिक्स यहाँ पे भी किसका बना होता है, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैलेक्टिन, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी की सेल वॉल में ये सारी चीज़ें भी होती है। एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गैलेक्टिन्स क्या होता है, पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, मैनेंस क्या होता है, पॉलीमर ऑफ मैनोज। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी एल्गा में होता है, ठीक है, ये प्लांट किंगडम का पार्ट है, कारा एल्गी में होता है, ठीक है, कारा एल्गी। इट इज़ द मोस्ट एडवांस ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो जनरली ग्रीन एल्गा में नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कारा एल्गी क्योंकि एडवांस ग्रीन एल्गा है उसमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ये हमने देख लिया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट डायटम्स की सेल वॉल में होता है, ठीक है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्लांट का सेल वॉल हो गया, एल्गे का सेल वॉल हो गया, फंजाई का सेल वॉल, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल का जो मैक्रोफिब्रिल वाला पार्ट होता है, मैक्रोफिब्रिलर पार्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। मेनली काइटिन होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी बोला था मेनली काइटिन ही होता है, लेकिन अगर बोथ करके ऑप्शन है काइटिन एंड सेल्यूलोज का, तो आप उसको टिक मारना क्योंकि 10% सेल्यूलोज भी होता है। ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर जाते हैं। मैं आपको इस समय पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवा रहा हूँ, ठीक है, आपकी पूरी बेसिक थ्योरी भी रिवाइज करवा रहा हूँ एंड आपको उन पॉइंट्स पे भी फोकस करवा रहा हूँ जहाँ पर जनरली गलती हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करके रखना। तो मैक्रोफिब्रिल्स हो गया फंजाई की सेल वॉल का। अब दूसरा पार्ट क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बना होता है वही हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। आप देखेंगे मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सीमेंट सबकी सेम है, ब्रिक का टाइप सबका चेंज हो रहा है, ठीक है। अब सेल वॉल का ये पार्ट होगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पॉइंट है, ठीक है।
इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी करके एक टॉपिक होता है जहाँ पर आप डिफरेंट बैक्टीरिया का रोल क्या होता है उसका हम देखते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स जनरली क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बंडल होते हैं। हम जानते हैं प्लांट टिश्यू में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा से बनता है। जो फाइबर्स होते हैं इज नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमा बंडल, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा बंडल किसकी वजह से बनते हैं, मिडिल लैमेला की वजह से। इसके बाद हम आगे करते हैं, चलिए ठीक है, मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये सेल वॉल फॉर्मेशन कैसी होती है और उसकी ग्रोथ कैसी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, तो मतलब एक पेरेंट सेल है वो अपने दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, लेकिन साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस कब होगा, जब इसमें बीच में सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लांट सेल के अंदर। तो वो कैसी होती है, तो एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जमा हो जाते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड साथ ही दोनों सेल से गोल्जी बॉडीज आती है, ये क्या है, नथिंग बट दीज आर द गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज ना कहकर मैं इसको कहूँगा मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स, जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको अपने प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल के डिफरेंसेस वाले पॉइंट में भी इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है। फ्रेगमोप्लास्ट, दीज आर नथिंग बट दीज आर द वेसिकल्स फ्रॉम द गोल्जी विच हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पेक्टिन को सिंथेसाइज करते हैं। पेक्टिन का रोल हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में हमने क्या देखा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जमा हुए, फ्रेगमोप्लास्ट जमा हुए, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या बनता है यहाँ पर, सेल प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट। पेक्टिन जमा होने लग गया तो उसकी वजह से बन गया सेल प्लेट, जिसमें प्योर पेक्टिन होता है, ठीक है। एंड ये दोनों तरफ ग्रो करने लग गया, मैंने एरोज दिखाए हुए हैं, दोनों तरफ ग्रो करने लग गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर साथ ही साथ यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर मिनरल्स होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो जाके यहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाएंगे सेल प्लेट के ऊपर, ठीक है। पहले प्योर पेक्टिन था, अब कॉम्प्लेक्स पेक्टिन होगा, किस फॉर्म में, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट के फॉर्म में। कैल्शियम पेक्टेट मेजर पार्ट होता है 80% और मैग्नीशियम पेक्टेट 20%, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मिडिल लैमेला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल लैमेला। पहले क्या था, सेल प्लेट, सेल प्लेट से क्या बन गया, मिडिल लैमेला, जिसका मेन कंपोनेंट है कैल्शियम पेक्टेट, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। मिडिल लैमेला इज नथिंग बट द सीमेंटिंग लेयर, इट इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू प्लांट सेल्स। एंड एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है। मतलब प्लांट सेल की सेल वॉल लेयर्स, सेल की लेयर्स क्या होंगी अंदर से बाहर, सबसे पहले आपका वैक्यूल का मेम्ब्रेन आएगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगा, उसके बाद सेल वॉल आएगा, उसके बाद जाकर आपका मिडिल लैमेला आएगा, ठीक है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखेंगे मिडिल लैमेला बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन ये कैसे होता है, ये थिन होता है और सिंगल होता है, ठीक है। थिन लेयर, सिंगल लेयर और मोजाइक ग्रोथ इंटरसेप्शन की वजह से होता है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, इंटरसेप्शन क्या होता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर छोटे छोटे बंडल्स में सेलुलोज का सिंथेसिस होता है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, छोटे छोटे बंडल्स में सेलुलोज का सिंथेसिस होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेलुलोज का सिंथेसिस छोटे छोटे बंडल्स में होता है, ठीक है। तो एक पैची अपीयरेंस क्रिएट होती है मिडिल लैमेला के आसपास, ठीक है। पैची अपीयरेंस क्रिएट होती है मिडिल लैमेला के आसपास, एंड देन इन दोनों बंडल्स के बीच में इंटरलिंकिंग हो जाती है। ये हो गई इंटरलिंकिंग, ये हो गई इंटरलिंकिंग, ठीक है। अब ये दोनों तरफ एक्सटेंड कर जाएगा और इससे प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, ये बन गई प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल किसकी वजह से बनी, मोजाइक ग्रोथ, मतलब मोजाइक माने पैची अपीयरेंस, इसको हम इंटरसेप्शन भी कहते हैं, इंटरसेप्शन, ठीक है। अब प्राइमरी सेल वॉल बन गई, प्राइमरी सेल वॉल किस में बनेगी, यंग प्लांट्स में, यंग प्लांट सेल्स में। इट इज़ द फर्स्ट लेयर इन अ यंग सेल एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, ठीक है। ये रिजिड नहीं है, रिजिड होती तो ग्रोथ नहीं हो पाता इतना, ठीक है। और ये पेक्टिन की बनी है, मोस्टली पेक्टिन की बनी है।
बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होंगे, सेलुलोज भी होगा, लेकिन पेक्टिन मेन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब इस सेल को फर्दर ग्रो करना होगा तो सेकेंडरी सेल वॉल, जब सेल वॉल ग्रो करती है तो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंडरी सेल वॉल किस तरफ बनती है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल और टुवर्ड्स द मिडिल लेवल ऑफ द एडजेसेंट प्लांट सेल्स। तो इसका आंसर है इट इज फाउंड ऑन द इनसाइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, दैट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। द फर्स्ट लेयर इज द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल्स के बाद सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी एंड उसमें ये फाइबर्स अरेंज होंगे 2 लेयर्स में, ठीक है, 2 लेयर्स में फाइबर्स अरेंज होंगे एंड इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली वही होगा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर है सेल मेम्ब्रेन एंड यहाँ से यहाँ जाएगी ग्रोथ, यहाँ से यहाँ जाएगी ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। एंड यहाँ पर बन गई सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल किसकी वजह से बनी है, लिग्निन की वजह से, मेनली लिग्निन की वजह से, इसलिए टफ कहते हैं इसे। एंड इसमें अपोजिशन ग्रोथ होगी, अपोजिशन ग्रोथ होगी माने एक के ऊपर लेयर्स का डेपोजिशन होगा, ठीक है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इसकी वजह से अपोजिशन ग्रोथ होगी लेयर के लेयर एंड देन इट इज़ थिक, इट इज़ मल्टी लेयर, इट इज़ थिक एंड इट इज़ मल्टी लेयर, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल का सिंथेसिस, ठीक है, सेल वॉल की ग्रोथ, सॉरी सेल वॉल की ग्रोथ कैसी होती है, एक एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया इसका क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, ठीक है। ये कैसे होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है, ठीक है, ऑक्सिन फाइटो हार्मोन, इसको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ोगे, ऑक्सिन फाइटो हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन क्या करेगा, एक्सपेंशन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। इसकी बात मैंने पहले भी करी थी कि प्रोटीन्स होते हैं प्लांट सेल वॉल में, एक्सपेंशन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ऑक्सिन इसको एक्टिवेट करेगा एंड वो क्या करवाएगा, एसिड, एसिड माने कुछ H+ से रिलेटेड काम हो रहा होगा, तो एक्सपेंशन प्रोटीन्स क्या करवाएगा, प्लांट सेल्स के जो पंप्स हैं, हाइड्रोजन पंप्स हैं, उनके ऊपर एक्ट करेगा एंड हाइड्रोजन को सेल वॉल के अंदर डालेगा, मतलब प्लांट सेल से एक्सट्रूड करके सेल वॉल में डालेगा, ठीक है। उससे एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी जिससे जो फिब्रिल्स है, सेल वॉल की जो यूनिट है फिब्रिल्स, उसको लूजन करेगा, लूजन करेगा तो उसकी इंटरलिंकिंग वीक होगी, बीच में स्पेस क्रिएट होगी एंड सेल वॉल ग्रो कर सकेगा। कैसे, जब पानी अंदर लेगा वैक्यूल, सेल एक्सपैंड करेगा एंड क्योंकि ये फिब्रिल्स लूज हैं तो सेल वॉल ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब मैंने बोला था पेक्टिन होता है मोस्टली प्राइमरी सेल वॉल लेयर में, पेक्टिन होता है, ठीक है। तो जब हम क्या कहते हैं, जब हम पके हुए फ्रूट्स देखते हैं उसको हम हाथ में पिचका सकते हैं, लेकिन जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उसको हम हाथ में नहीं पिचका सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब जब फल पक जाता है उसमें पेक्टिनेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। पेक्टिनेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो प्राइमरी सेल वॉल लेयर डिसॉल्व हो जाएगी, तो हम प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर को डिसॉल्व कर सकते हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैक्यूल का। ये पूरा पार्ट सेल वॉल का कंप्लीट हो गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पर, प्राइमरी सेल वॉल कैसे बनता है, मिडिल लैमेला कैसे बनता है, फ्रैग्मोप्लास्ट क्या चीज़ है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, इंटरसेप्शन ग्रोथ, एपोजिशन ग्रोथ, एक्सपेंशन प्रोटीन्स का रोल, पेक्टिनेस का रोल, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, ठीक है। सबके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इस स्लाइड के बाद हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लूँगा, ठीक है। तो वैक्यूल, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर है। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया, सेल वॉल डिस्कस किया। सेल वॉल क्या था, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब वैक्यूल के ऊपर आते हैं, दैट इज सेमी लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ना तो ये पूरा लिविंग है ना ही पूरा नॉन लिविंग है, इट इज़ सेमी लिविंग। क्यों सेमी लिविंग है, ठीक है, हम मेजरली यहाँ पर सैप वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेमी लिविंग क्यों है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट, ये लिविंग होती है, मतलब ये नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है किसी भी सेल ऑर्गेनेल की, ठीक है, सभी परमिएबल होगी, लिविंग होगी। लेकिन इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज़ द सैप, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज है, स्टोरेज सब्सटेंसेज है, उसमें कोई भी कॉम्पोनेंट लिविंग नहीं है। तो एक लिविंग एक नॉन लिविंग इज इक्वल टू सेमी लिविंग, सो सैप वैक्यूल्स है सेमी लिविंग। अब किस में प्रेजेंट किस में एब्सेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। लेकिन कौन सा, सिर्फ सैप वैक्यूल्स,
आप ये अगर स्टेटमेंट बोलोगे कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एन एनिमल सेल, जनरली ऐसे बोल दोगे, ठीक है, मोस्टली उसको मान सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली किसकी स्टेटमेंट होती है, सैप वैक्यूल की स्टेटमेंट होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अमीबा किसका पार्ट है, प्रोटोजोआ का। एंड फूड वैक्यूल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। व्हाट इज़ वैक्यूल, वैक्यूल जैसे मैंने बोला सेमी लिविंग था, इसलिए हम इसको एक ऑर्गेनेल नहीं मानते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ स्ट्रक्चर, इट इज़ जस्ट अ स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट अ सेल ऑर्गेनेल। अगर इसलिए आपसे पूछे कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल क्या है, तो आप वैक्यूल आंसर लगाना। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल, वो हो जाएगा प्लास्टिड, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल, वो हो जाएगा न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म बोलेगा, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तो आंसर आ जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। इसको याद रखना। अगर आपसे साइटोप्लाज्म पूछे तो यहाँ पर प्लास्टिड, एनिमल सेल पूछेगा तो आगे हम बात करेंगे, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम ट्रू वैक्यूल की बात कर रहे थे, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब नॉन लिविंग सैक, मैंने बोला था इसके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज होते हैं, मेनली वाटर होता है, ठीक है, एंड अमीनो एसिड्स और शुगर्स होते हैं। साथ ही साथ एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। एंथोसाइनिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कलर प्रोवाइड करेगा किसको, फ्लावर्स को, एंड ताकि सीड डिस्पर्सल हो सके, पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब मैंने बोला इसके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज होंगे, तो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट, ठीक है, यहाँ पर सपोज साइटोप्लाज्म है आपका पूरा, यहाँ पर सपोज पूरा साइटोप्लाज्म है, ये आपकी टोनोप्लास्ट है, ये आपकी टोनोप्लास्ट है। सॉरी फॉर द बैड डायग्राम, क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है, वरना मैं आपको अच्छे से बताता, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट साइटोप्लाज्म है एंड ये वाला टोनोप्लास्ट है, ठीक है। तो जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज होंगे वो इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एनर्जी को यूटिलाइज करेगा एंड उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पंप होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, इसलिए यहाँ पे डिस्कस हो रही है। इट कैन टेक इन सॉल्यूट्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हेंस मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल। तो अगर यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर चाहे मतलब यहाँ पर वो सॉलिड हो या ना हो, वो उसको अपने अंदर ले लेगा एंड अपने अंदर स्टोर करेगा। एंड ऑटोमेटिकली अगर कोई सब्सटेंस होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है एंड अंदर कम है, इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो इस पंप ने क्रिएट करी है उसकी वजह से वो अपने आप डिफ्यूजन से अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनिशियली एक्ट करके पंप के द्वारा टर्जिडिटी मेंटेन कर रहा है, एंड साथ ही साथ अगर कोई डिफ्यूजन हो जाए तो उसके साथ भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ट्रू वैक्यूल की बात करी थी। फॉल्स वैक्यूल क्या होता है, फॉल्स वैक्यूल हमें गैस वैक्यूल्स यानी कि बीजीए में देखने को मिलते हैं, ठीक है। गैस वैक्यूल्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और बीजीए में देखने को मिलेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, बॉयंसी प्रोवाइड करेंगे। तो सपोज कोई अंडर वाटर बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको बॉयंसी प्रोवाइड करी इस गैस वैक्यूल ने, तो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगा। दैट इज़ द मेन फंक्शन। अब यहाँ पर 3 स्लाइड्स है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नीट 2016 में सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि मैंने उसका पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिया तो मैं उसको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, जब भी आपको रॉन्ग, नॉट ऐसा कुछ भी हो तो उसको सर्कल कर लिया करो, क्योंकि जनरली मिस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी नॉट है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ मिले तो उसको सर्कल कर लो, मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये तो सही है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। पिली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, दैट इज रॉन्ग। हमने बोला था पिली एंड फिम्बरी आर इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट, ठीक है। मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, फ्लैजेला प्रोवाइड करेगा बैक्टीरियल सेल को, तो यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये सही है, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ते हैं दैट साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिलेटेड सेल। माइक्रोप्लाज्मा इज अ वॉललेस ऑर्गेनिज्म, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, नॉट फाउंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, हमने देख लिया। न्यूक्लियर एनवेलप मिलता है क्या, नहीं, इट इज़ प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल। मेसोसोम्स हमने देखा था, दे आर प्रेजेंट, दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और राइबोसोम भी होते हैं, तो राइबोसोम कौन से होते हैं, 70S। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप। नेकेड होता है ना डीएनए यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, एसिटाबुलेरिया, आपको याद है एसिटाबुलेरिया की हमने बात करी थी
एस्टाबुलेरिया यूज्ड इन हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट। देखिए इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट्स एस्टाबुलेरिया यूज्ड इन हैमरलिंग्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट इज, इट इज़ अ यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियेट ग्रीन एल्गा। ये आंसर सही है इसका, ठीक है। अब पॉलीराइबोसोम्स, इसकी भी हमने बात करी थी। पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स क्या होते हैं? दीज आर सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई वुड लाइक आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि जनरली मतलब आपने देखा होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोपी और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, उसकी इंपॉर्टेंस सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी में कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करी हुई है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, या आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन उसके क्वेश्चन बायोलॉजी में भी देते थे। आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विद मैग्निफिकेशन, तो इसका आंसर है न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्लास 12 एनसीईआरटी मतलब फिजिक्स में भी पढ़ोगे, FO FE L करके इसका फॉर्मूला बनता है, उसको आप बाद में पढ़ोगे। तो न्यूमेरिकल अपर्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था ना एस्टाबुलेरिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या था, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर ग्रीन एल्गा के होने के ऊपर क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या है, ही प्रूव द रोल ऑफ, ठीक है। हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसने बोला था न्यूक्लियस कंट्रोल्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है न्यूक्लियस एंड हेरिडिटी, मतलब इट कंट्रोल्स द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब देखो सेम कॉन्सेप्ट को 3 अलग तरीके से पूछा हुआ है एग्जामिनर ने। अब बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं, मिडिल लैमेला इट इज कंपोज मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ये हमने पढ़ लिया। एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल पार्टिकल्स अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग वंस। अब इसका आंसर सोचिए, इसमें दोनों चीज़ें दी हुई है, अपोजिशन और इंटरसेप्शन, लेकिन इस स्टेटमेंट में चीज़ें दी हुई है अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग वंस। एपोजिशन क्या था, सेकेंडरी सेल वॉल लेयर की ग्रोथ के लिए था, ठीक है, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाते थे। इंटरसेप्शन या मोजाइक ग्रोथ क्या था, थोड़ा सिंथेसिस सेलुलोज का यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर इंटरलिंकिंग, ठीक है, उसको कहते थे हम इंटरसेप्शन। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग वंस, अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग वंस मतलब बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके बीच में एक और स्ट्रक्चर बन गया एंड देन उसकी इंटरलिंकिंग हो गई, इसका ये मतलब है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ पैटर्न है, ये है इंटरसेप्शन, ठीक है। सो सी इज द ऑप्शन। अब सेल वॉल शोज कंप्लीट परमिएबिलिटी, इसकी भी हमने बात करी थी। सेल वॉल इज रिजिड नॉन लिविंग कंप्लीटली परमिएबल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेमी परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल कौन होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम लोग पहले इंटरचेंजली इन दोनों टर्म्स को यूज़ करते थे, कौन सा, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग। इसकी हम ट्रांसपोर्ट इन ब्रांच में भी बात करेंगे। डिफरेंशियल परमिएबिलिटी होता है सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इन द इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, ठीक है। इसकी बात हमने नहीं करी थी, तो लेट्स लुक एट द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, ठीक है। बैक्टीरियल सॉरी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया था कि सेल वॉल बन गई यहाँ पर, लेकिन अगर हमें इस सेल से इस सेल की तरफ अगर कोई मटेरियल को भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में तो ये सेल वॉल आ गई। तो उसके लिए यहाँ पर पिट्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे गैप्स क्रिएट होते हैं दोनों तरफ, दोनों सेल्स के अंदर। यहाँ पे भी पिट क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी पिट क्रिएट हुआ, और एक साइटोप्लाज्मिक चैनल बनता है। ये देखिए साइटोप्लाज्मिक चैनल बनता है जिससे कंटिन्यूटी मेंटेन होती है दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म के बीच, ठीक है। तो इन्हीं चैनल्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, जिस टर्म को कॉइन किया था किसने, स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। एंड इन्हीं साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के थ्रू ईआर, इस सेल्स के ईआर इसके तरफ जाएंगे, इधर के इधर आएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जो ईआर इस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ आएंगे लेकिन साइटोप्लाज्मिक चैनल में रिमेन रहेंगे, उन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कहकर डेस्मोटिब्यूल कहेंगे, ठीक है, डेस्मोटिब्यूल, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डेस्मोटिब्यूल, प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कैनाल, साइटोप्लाज्मिक चैनल्स, पिट्स, स्ट्रासबर्गर, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इसके।
अब क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं. Which of the following structures between two adjacent cells is effective transport pathway? That is plasmodesmata. प्लास्टोक्विनॉन्स क्या है? ये आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस के अंदर कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ेंगे, प्लाज्मा लेमा हम पढ़ेंगे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी? ठीक है. इंक्लूजन बॉडीज़ की हमने प्रोकैरियोट्स में बात करी थी. ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल होता है जो कि वॉलेटिन बॉडीज़ होती है, साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल होता है जो कि प्रोटीन्स को स्टोर करता है. पॉलीजोम्स इज द आंसर. पॉलीजोम क्या होता है? एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठा हो गए हो, उसे हम पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं. ठीक है. इधर कौन सा क्वेश्चन है? अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ द सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बिकॉज अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मेजर डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए उसका रेजोल्यूशन, दैट इज इट्स कैपेबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स इज मोर. ठीक है. और जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द वेवलेंथ ऑफ द बीम. एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप होता है तो हम उसमें लाइट की वेवलेंथ का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो इसमें 2 पॉइंट कहते हैं, रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगी और रेजोल्यूशन पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. तो हम पॉइंट्स पढ़ते हैं. दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल एंड इट यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैज वेवलेंथ मच लॉन्गर नहीं, शॉर्टर होगा. फोटॉन्स क्या है? यूनिट ऑफ लाइट, उससे शॉर्टर वेवलेंथ होनी चाहिए. रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. ये सही स्टेटमेंट है एंड ये बाकी दोनों चीज़ें रॉन्ग है. नेक्स्ट पॉइंट, वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल लैक्स मेम्ब्रेन तो होती है, लैक्स मेम्ब्रेन तो होती है, मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ये गलत स्टेटमेंट है. स्टोरेज प्रोटीन्स और लिपिड्स का कहाँ पर होता है? प्लास्टिड्स का होता है, वो हम आगे देखेंगे. मेम्ब्रेन बाउंड राइट, कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस राइट. तो आंसर हो गया इसका डी. प्लाज्मोडेस्माटा के ऊपर फिर क्वेश्चन, इट इज़ द connections between the adjacent cells. C option. Electron microscope has a high resolution power due to, फिर से वही थिंग, हाई रेजोल्यूशन है. क्यों? क्योंकि वेवलेंथ कम है किसका? इलेक्ट्रॉन बीम का, दैन फोटॉन्स जो कि लाइट माइक्रोस्कोपी का पार्ट है. देन देखिए एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं एस्टेबुलेरिया के ऊपर इसी स्लाइड के अंदर, मतलब इन 3 स्लाइड्स के अंदर. तो सोचिए कितने क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके ऊपर. सो हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टेबुलेरिया इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग. अब इसका आंसर करो. इसकी बात तो मैंने बात नहीं करी है, तो अब इसका आंसर सीधा रट्टा मार लो क्योंकि ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए. राइजोइड एंड स्टॉक. ठीक है. तो उसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट का जिस्ट ये था कि उसने क्राउन दैट इज़ द स्टॉक और राइजोइड, मतलब क्राउन की जो मॉर्फोलॉजी थी उसने राइजोइड और स्टॉक के बेसिस पर डिटर्मिन करी थी. मतलब राइजोइड में न्यूक्लियस होता है, स्टॉक में न्यूक्लियस होता है. फिर उसने उसको दो प्लांट के दो मतलब एस्टेबुलेरिया के अंदर इंटरचेंज करके देखा एंड देखा उसकी क्राउन की मॉर्फोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है. तो उससे उसने यही कंक्लूड किया था दैट न्यूक्लियस कंट्रोल्स द मॉर्फोलॉजी, दैट इज द क्राउन ऑफ दैट एस्टेबुलेरिया सेल. ठीक है. तो उसने कैसे किया था? एक्सचेंज किया था राइजोइड और स्टॉक को. ये दोनों पार्ट्स होते हैं एस्टेबुलेरिया के स्ट्रक्चर के. ठीक है. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला पोजेसेस, ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. 9+2 अरेंज में मैंने बोला था नहीं होता है. ठीक है. हेलिकली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मेम्ब्रेन एनक्लोज फाइबर, यूनिट मेम्ब्रेन. इसका आंसर है ए. ठीक है. इसकी बात हम बाद में भी करेंगे. ठीक है. इसलिए यहाँ पर वरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ग्लाइकोकैलिक्स, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज फॉर अ लेयर ऑफ प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन. गलत, क्योंकि हम जानते हैं ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट कोट ऑफ द सेल एनवेलप. इट इज़ द सेल वॉल. ये भी गलत. बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू पोजेस एन ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स. ये भी गलत. एन ग्लाइकोसिलेशंस होते ही नहीं है इसके अंदर. अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ये सही है. ठीक है. तो ये कर्नाटका नीट 2013 का पेपर है. अब मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मेन एरिया ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इज द साइटोप्लाज्म. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूँगा. ठीक है. इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या बात करी? हमने पहले सेल, इट्स डिस्कवरी, सेल थ्योरी, मॉडिफिकेशंस. ठीक है. प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. उसके बाद हमने सेल वॉल को डिस्कस किया, सेल वॉल की ग्रोथ को डिस्कस किया, वैक्यूल को डिस्कस किया, टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया एंड यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया. ठीक है. आई होप आपकी चीज़ें ये सारी अच्छे से रिवाइज हुई हो. थैंक यू वेरी मच.